हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि जेनरेटिव एआई कैसे काम करता है, खासकर चैट जीपीटी। अब सवाल ये है कि जेनरेटिव एआई का मतलब एक्चुअली क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये ऐसे एआई सिस्टम्स होते हैं जो सिर्फ एग्जिस्टिंग डेटा को एनालाइज या सॉर्ट ही नहीं करते, बल्कि नया कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये टेक्स्ट लिख सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं और हत्ता कि कंप्यूटर कोड भी लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम बेसिक आइडिया से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़े डीपर कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे, ताकि सब कुछ क्लियर, सिंपल और इंट्यूटिव लगे। चलिए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी जैसा फाइनल लैंग्वेज मॉडल बनाने से पहले उसे एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं एआई या फिर मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। और डोंट वरी, इसको हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। स्टेप 1, डेटा कलेक्शन। सबसे पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। इसका मतलब होता है बहुत सारा टेक्स्ट डेटा कलेक्ट करना, जैसे बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, रिसर्च पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स, ताकि एआई समझ सके कि ह्यूमंस एक्चुअली लैंग्वेज का यूज कैसे करते हैं। जितना ज़्यादा डेटा, उतनी ज़्यादा एआई को लैंग्वेज की वैरायटी और डेप्थ मिलती है। स्टेप 2, डेटा प्री प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। यहाँ डेटा को क्लीन और रिफाइन किया जाता है। इस स्टेप में डुप्लीकेट कंटेंट हटा दिया जाता है, टूटी-फूटी सेंटेंसेस को ठीक किया जाता है और अननेसेसरी सिंबल्स और नॉइज रिमूव किए जाते हैं, ताकि एआई सिर्फ हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन से ही सीखे। सिंपल वर्ड्स में, ट्रेनिंग से पहले डेटा को यूजेबल और मीनिंगफुल बनाया जाता है। स्टेप 3, फीचर रिप्रेजेंटेशन। फिर हम आते हैं फीचर रिप्रेजेंटेशन पर। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि कंप्यूटर्स वर्ड्स को ह्यूमंस की तरह समझ नहीं पाते, इसलिए टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस न्यूमेरिकल फॉर्म की वजह से मशीन्स लैंग्वेज को प्रोसेस और अंडरस्टैंड कर पाती हैं। सिंपल टर्म्स में, एआई के लिए वर्ड्स नंबर्स बन जाते हैं। स्टेप 4, मॉडल बिल्डिंग। उसके बाद आता है मॉडल बिल्डिंग। यहीं पर एआई का ब्रेन डिज़ाइन होता है। इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं कि सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होगा, डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे और मॉडल किस आर्किटेक्चर पर काम करेगा। चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स के केस में यहाँ ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर यूज होता है। स्टेप 5, ट्रेनिंग। नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल प्रिडिक्शंस करता है, फिर चेक करता है कहाँ गलती हुई, अपनी मिस्टेक्स से सीखता है और धीरे धीरे टाइम के साथ बेटर होता जाता है। ये प्रोसेस हज़ारों या मिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, जब तक मॉडल काफ़ी एक्यूरेट ना हो जाए। स्टेप 6, इवैल्यूएशन। ट्रेनिंग के बाद आता है इवैल्यूएशन। यहाँ इंजीनियर्स टेस्ट करते हैं कि मॉडल कितना एक्यूरेट है, कितना सेफ है और रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में कितना रिलायबल है। अगर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से कम हो तो मॉडल को फिर से इम्प्रूव किया जाता है। और फाइनली आता है डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है मॉडल को रियल यूजर्स के लिए रिलीज करना और साथ ही उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करना और टाइम के साथ इम्प्रूव करते रहना। तो जब आप चैट जीपीटी यूज करते हो या उससे कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो याद रखिए, चैट जीपीटी इन सभी स्टेप से होकर गुजरा है, बस बहुत ही लार्ज स्केल पर। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं वो प्रोसेस जो एक जनरेटिव टेक्स्ट एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी को बनाने के पीछे होता है। हम इसे धीरे धीरे समझेंगे और हर स्टेप को सिंपल और इजी बनाएंगे। स्टेप 1, डेटा कलेक्शन। सब कुछ डेटा कलेक्शन से शुरू होता है। इस स्टेप में बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट सोर्सेस से, जैसे बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स। ये जो टेक्स्ट कलेक्ट होता है वही आगे चलकर ट्रेनिंग डेटा बन जाता है। जैसे ह्यूमंस पढ़ पढ़कर और सुन सुनकर लैंग्वेज सीखते हैं, वैसे ही एआई भी लैंग्वेज सीखता है, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट एनालाइज करके। और एक बात याद रखिए, जितना ज़्यादा डाइवर्स और हाई क्वालिटी डेटा होगा, उतना ही मॉडल बेटर सीखेगा। स्टेप 2, डेटा क्लेंजिंग। डेटा कलेक्ट होने के बाद आता है डेटा क्लेंजिंग। इसे प्री प्रोसेसिंग भी कहते हैं।
यहाँ टेक्स्ट को क्लीन और स्टैंडर्डाइज किया जाता है ताकि मशीन्स उसे ईजिली समझ सकें। इसमें चीज़ें होती हैं जैसे अननेसेसरी स्पेशल कैरेक्टर्स हटाना, टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना, पंक्चुएशन को प्रॉपर्ली हैंडल करना और नॉइज़ या इनकंसिस्टेंसीज रिमूव करना। गोल बिल्कुल सिंपल होता है। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले टेक्स्ट को क्लीन, कंसिस्टेंट और मीनिंगफुल बनाना। स्टेप 3, टोकनाइजेशन। अगला स्टेप होता है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब होता है टेक्स्ट को छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ना, जिन्हें हम टोकन्स कहते हैं। एक टोकन हो सकता है पूरा वर्ड का एक पार्ट या कभी-कभी सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर। इस तरह पूरी सेंटेंस को एक यूनिट मानने के बजाय मॉडल उसे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है, जो प्रोसेस करना ज़्यादा इजी होता है। टोकनाइजेशन मॉडल को हेल्प करता है न्यू या अननोन वर्ड्स हैंडल करने में, लैंग्वेज पैटर्न्स बेटर सीखने में और टेक्स्ट को स्ट्रक्चर्ड वे में समझने में। स्टेप 4, एम्बेडिंग्स एंड पोजिशनल एनकोडिंग। टोकनाइजेशन के बाद टोकन्स को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है। एम्बेडिंग का मतलब होता है टोकन का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंपल लैंग्वेज में वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस तरह की सिमिलर वर्ड्स के नंबर्स भी सिमिलर होते हैं। एम्बेडिंग्स मॉडल को हेल्प करते हैं वर्ड्स का मीनिंग समझने में, वर्ड्स के बीच सिमिलैरिटी पहचानने में और कॉन्टेक्स्ट को समझने में। इसके साथ साथ पोजिशनल एनकोडिंग भी ऐड की जाती है। ये मॉडल को वर्ड ऑर्डर समझने में हेल्प करती है, जैसे डिफरेंस समझना डॉग बाइट्स मैन और मैन बाइट्स डॉग के बीच। इस स्टेप से मॉडल वर्ड्स का मीनिंग भी समझता है और उनकी पोजीशन भी। स्टेप 6, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। अब हम पहुंचते हैं कोर इंटेलिजेंस पर, ट्रांसफॉर्मर मॉडल। ट्रांसफॉर्मर एक स्पेशल टाइप का न्यूरल नेटवर्क होता है जो स्पेशली लैंग्वेज टास्क्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक्चुअली जीपीटी का मतलब होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर्स काम करते हैं नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करके, प्रीवियस टोकन्स के बेस पर, एक मैकेनिज्म के थ्रू जिसे अटेंशन कहते हैं। अटेंशन मॉडल को अलाउ करता है इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर फोकस करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए और सेंटेंस की लॉन्ग रेंज रिलेशनशिप्स कैप्चर करने के लिए। ट्रांसफॉर्मर्स से पहले आरएनएन्स और एलएसटीएम्स जैसे मॉडल्स यूज होते थे, लेकिन 2017 के बाद ट्रांसफॉर्मर्स ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा स्केलेबल प्रूव हुए। स्टेप 6, ट्रेनिंग द मॉडल। अब आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है मॉडल को सिखाना ताकि वो बेटर और बेटर प्रिडिक्शंस कर सके। मॉडल सीखता है सेंटेंस का नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करके, उसे एक्चुअल टोकन से कंपेयर करके और एरर मेजर करके, जिसे हम लॉस फंक्शन कहते हैं। लॉस फंक्शन सिंपल वर्ड्स में बताता है मॉडल कितना गलत है। इम्प्रूव करने के लिए मॉडल अपनी इंटरनल वैल्यूज एडजस्ट करता है, जिन्हें पैरामीटर्स कहा जाता है। पैरामीटर्स को आप मॉडल की मेमोरी समझ सकते हैं। यहीं पर मॉडल का सीखा हुआ नॉलेज स्टोर होता है। ये इम्प्रूवमेंट प्रोसेस होता है बैक प्रोपगेशन के थ्रू, जहां एरर्स को नेटवर्क के अंदर पीछे की तरफ भेजा जाता है ताकि फ्यूचर प्रिडिक्शंस और बेटर हो सकें। ट्रेनिंग बैचेस में होती है और मिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट होती है, जब तक मॉडल काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट ना हो जाए। स्टेप 7, इन्फरेंस, टेक्स्ट जनरेशन। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मॉडल एंटर करता है इन्फरेंस स्टेज में। इन्फरेंस का मतलब होता है ट्रेन्ड मॉडल का यूज़ करके नया टेक्स्ट जनरेट करना। जब आप चैट जीपीटी को कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो मॉडल नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करता है, उसे सेंटेंस में ऐड करता है और फिर ये प्रोसेस एक टोकन करके रिपीट होता रहता है। ये तब तक चलता है जब तक स्टॉपिंग कंडीशन मीट ना हो जाए, जैसे सेंटेंस का एंड या कंप्लीट रिस्पॉन्स। और इसी तरह चैट जीपीटी रियल टाइम में ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करता है। तो रॉ टेक्स्ट डेटा से लेकर इंटेलिजेंट और मीनिंगफुल रिस्पॉन्सेस तक ये सारे स्टेप्स मिलकर एक जेनरेटिव टेक्स्ट एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी को पावर करते हैं। अब चलिए जेनरेटिव एआई के रीसेंट हिस्ट्री पर एक क्विक लुक डालते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। जेनरेटिव वर्ड का सिंपल मतलब होता है नया कंटेंट जनरेट या क्रिएट करने की एबिलिटी, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और इवन वीडियो।
और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जेनरेटिव एआई कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल ट्रांसलेट जो 2006 में लॉन्च हुआ था, अपने अर्ली डेज से ही जेनरेटिव टेक्निक्स का यूज करता आ रहा है। इवन गूगल सर्च का ऑटो कंप्लीट, जो सजेशंस आप टाइपिंग के टाइम देखते हो, वो भी जेनरेटिव एआई के आइडियाज पर काम करता है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी इतने टाइम से मौजूद है, तो फिर बड़ा सवाल ये है, रीसेंट टाइम में चेंज क्या हुआ? इसका जवाब है स्केल, कैपेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। जनवरी 2023 में चैट जीपीटी ने सिर्फ 2 महीनों में 100 मिलियन यूजर्स गेन कर लिए, जो किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए हिस्ट्री की फास्टेस्ट अडॉप्शन रेट्स में से एक है। उसके बाद आया GPT-4, जिसका क्लेम था कि उसकी परफॉर्मेंस सैट एग्जाम में 90% से ज़्यादा ह्यूमन से बेहतर थी। सैट एग्जाम यूनाइटेड स्टेट्स में कॉलेज एडमिशन्स के लिए यूज होने वाला एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, और पहली बार नॉर्मल लोगों के लिए, सिर्फ रिसर्चर्स के लिए नहीं, ये पॉसिबल हो गया कि वो एआई से कहें, एसेज लिखने के लिए, पोएम्स बनाने के लिए, कंप्यूटर कोड लिखने के लिए, जोक्स क्रैक करने के लिए और बहुत कुछ और वो भी सिर्फ सिंपल नेचुरल लैंग्वेज में। इस सडन जंप ने कैपेबिलिटी में भी और ईज ऑफ यूज में भी कॉमन यूजर्स, डेवलपर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया। और इसी वजह से आज जेनरेटिव एआई एक रेवोल्यूशन जैसा फील होता है, चाहे आइडिया खुद सालों से एग्जिस्ट करता आ रहा हो। अब चलिए देखते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ने 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में कितना टाइम लिया है। और हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। सबसे एक्सट्रीम राइट पर है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ने सिर्फ लगभग 2 महीने में 100 मिलियन यूजर्स अचीव कर लिए। इसी वजह से ये हिस्ट्री की फास्टेस्ट अडॉप्टेड कंज्यूमर टेक्नोलॉजीज में से एक बन गया। इसकी इंस्टेंट यूजफुलनेस, ग्लोबल अवेलेबिलिटी और एआई पावर्ड कैपेबिलिटीज, इन सब ने मिलकर मैसिव अडॉप्शन को ड्राइव किया। उसके बिल्कुल पास है टिकटॉक। टिकटॉक ने अराउंड 9 मंथ्स में 100 मिलियन यूजर्स रीच कर लिए। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, एक पावरफुल रिकमेंडेशन एल्गोरिदम और हाईली एंगेजिंग कंटेंट, इन सब ने टिकटॉक को अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से ग्रो करने में हेल्प की। अब थोड़ा लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए हमें दिखाई देता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने लगभग 2.5 साल में 100 मिलियन यूजर्स क्रॉस किए। इसका मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन और विजुअल स्टोरी टेलिंग अप्रोच खासकर यंग यूजर्स के बीच बहुत पॉपुलर हुई। नेक्स्ट आता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने अप्रॉक्सीमेटली 3.5 साल में 100 मिलियन यूजर्स अचीव किए। फ्री मैसेजिंग, सिंप्लिसिटी और क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, इन सब ने व्हाट्सएप को ग्लोबली स्केल करने में मदद की। उसके बाद आता है ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स को अराउंड 4 साल लगे 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में। इसकी सिंपल क्लाउड स्टोरेज सर्विस और रेफरल बेस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी ने यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट है फेसबुक। फेसबुक ने रफली 4.5 साल में 100 मिलियन यूजर्स रीच कर लिए। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स की वजह से जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते गए, प्लेटफॉर्म और भी तेजी से ग्रो करता गया। अब और थोड़ा लेफ्ट मूव करते हैं तो आता है ट्विटर। ट्विटर ने अराउंड 5 साल में 100 मिलियन यूजर्स क्रॉस किए। रियल टाइम अपडेट्स और पब्लिक कॉन्वर्जेशंस ने इसकी अडॉप्शन को फ्यूल किया। उसके बाद है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी ने लगभग 8 साल में 100 मिलियन यूजर्स अचीव किए। क्योंकि ये एक 2 साइडेड मार्केटप्लेस है, इसका ग्रोथ होस्ट्स और ट्रैवलर्स दोनों के ज्वाइन करने पर डिपेंड करता था। नेक्स्ट आता है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स को अराउंड 10 साल लगे 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में। इस पीरियड में नेटफ्लिक्स ने कंटेंट लाइब्रेरीज बिल्ड की, स्ट्रीमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और यूजर्स का ट्रस्ट जीता। और फाइनली सबसे लेफ्ट साइड पर है स्पॉटिफाई।
स्पॉटिफाई ने लगभग 11 साल लिए 100 मिलियन यूजर्स रीच करने में। लाइसेंस्ड म्यूजिक कंटेंट और धीरे धीरे ग्लोबल एक्सपेंशन के थ्रू स्पॉटिफाई स्टेडिली ग्रो करता रहा। तो ये पूरा प्रोग्रेशन क्लियरली दिखाता है कि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कितनी ज़्यादा फास्ट हो गई है। और आज के टाइम में AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहे हैं। अब चलिए समझते हैं कि जेनरेटिव AI का प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप होता है वोकैबुलरी बिल्ड करना। वोकैबुलरी का मतलब होता है टेक्स्ट की उन यूनिट्स की लिस्ट जिन्हें हम टोकन्स कहते हैं, जिन्हें मॉडल समझ पाता है। मॉडल को ट्रेन करने से पहले सारा टेक्स्ट डेटा एक प्री प्रोसेसिंग स्टेज से गुजरता है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है टेक्स्ट को क्लीन करना, नॉइज़ रिमूव करना और उसे इस तरह प्रिपेयर करना ताकि मॉडल एफिशिएंटली सीख सके। वोकैबुलरी बनाने के लिए एक पॉपुलर टेक्निक यूज़ होती है जिसे बाइट पेयर एनकोडिंग या शॉर्ट में BPE कहते हैं। बाइट पेयर एनकोडिंग काम करता है टेक्स्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर और फिर उन कैरेक्टर्स या टोकन्स के पेयर्स को बार बार मर्ज करके, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं। ये जो मर्ज रूल्स होते हैं उन्हें एक फाइल में सेव कर लिया जाता है। इस फाइल को अक्सर vocab.bpe कहा जाता है। एक बार वोकैबुलरी बन जाती है तो ये फाइल बाकी मॉडल फाइल्स के साथ स्टोर होती है और ट्रेनिंग के टाइम भी और टेक्स्ट जनरेशन के टाइम भी रीयूज़ की जाती है। अब चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। GPT-3 टोकनाइजेशन के लिए बाइट पेयर एनकोडिंग का यूज़ करता है और उसकी वोकैबुलरी में लगभग 96,000 टोकन्स होते हैं। यहाँ टोकन का मतलब हमेशा पूरा वर्ड ही नहीं होता, कभी वर्ड का एक हिस्सा होता है और कभी सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर भी। दूसरी तरफ गूगल एक डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ करता है, जैसे वर्ड पीस कहते हैं। ये बर्ट और जेमिनाई जैसे मॉडल्स में यूज़ होता है। अब टोकनाइजेशन को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा टेक्स्ट कॉर्पस है, लो, लोअर, लोएस्ट। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है, ये GPT के एक्चुअल टोकन्स नहीं हैं। इनिशियली वोकैबुलरी स्टार्ट होती है इंडिविजुअल कैरेक्टर्स से, जैसे L, O, W, E, R, S और T। फिर सिस्टम काउंट करता है कि हर कैरेक्टर कितनी बार अपीयर हो रहा है। उसके बाद सिस्टम उन कैरेक्टर पेयर्स को ढूंढता है जो साथ साथ सबसे ज़्यादा बार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, L और O अक्सर साथ में आते हैं, O और W भी फ्रीक्वेंटली साथ दिखते हैं, E और R भी काफ़ी बार साथ होते हैं। इसलिए इन्हें अलग अलग ट्रीट करने के बजाय एल्गोरिदम इन्हें मर्ज कर देता है और नई टोकन्स बना देता है, जैसे लो, OW, ER और ST। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है और धीरे धीरे बड़े और ज़्यादा मीनिंगफुल टोकन्स बनते जाते हैं। टाइम के साथ वोकैबुलरी सिंगल कैरेक्टर से निकलकर वर्ड पार्ट्स तक इवॉल्व हो जाती है। राइट साइड पर आप देख सकते हो कि एक सिंप्लीफाइड वोकैबुलरी कैसे दिखती है। हर टोकन को एक नंबर असाइन किया जाता है, जिसे इंडेक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टोकन 1, कैट टोकन 2, सैट टोकन 3। आप कुछ स्पेशल टोकन्स भी नोटिस करोगे। अननोन वर्ड्स के लिए, सेंटेंस के बिगिनिंग के लिए, सेंटेंस के एंड के लिए, छोटी सेंटेंसेस को पैड करने के लिए। ये स्पेशल टोकन्स मॉडल को हेल्प करते हैं सेंटेंस बाउंड्रीज और ओवरऑल स्ट्रक्चर समझने में। तो समरी में बाइट पेयर एनकोडिंग मॉडल को हेल्प करता है न्यू और रेयर वर्ड्स हैंडल करने में, वोकैबुलरी साइज रिड्यूस करने में और लैंग्वेज पैटर्न्स एफिशिएंटली सीखने में। और यही वोकैबुलरी बिल्डिंग स्टेप पूरे जेनरेटिव AI मॉडल की फाउंडेशन होता है। अब चलिए बात करते हैं मॉडर्न AI के सबसे इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ में से एक की, जिसे हम एम्बेडिंग्स कहते हैं। वोकैबुलरी का हर वर्ड या हर टोकन प्लेन टेक्स्ट बन के नहीं रहता। इंस्टेड हर टोकन एक एम्बेडिंग प्रोसेस से गुजरता है, जहां उसे नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि मशीन उसे एक्चुअली समझ सके। एम्बेडिंग का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल वेक्टर, या सिंपल शब्दों में नंबर्स की एक लंबी लिस्ट। आप इसे ऐसे समझ सकते हो
जैसे हर वर्ड का एक न्यूमेरिकल फिंगरप्रिंट बना दिया गया हो। इमेज में आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, मैन, वुमन, किंग, क्वीन। इन सब वर्ड्स को नंबर्स की रोज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। अब उन नंबर्स के ऊपर जो लेबल्स दिख रहे हैं, लिविंग बीइंग, ह्यूमन, जेंडर, रॉयल्टी, वर्ब, प्लूरल, इन्हें कहा जाता है फीचर्स। फीचर का मतलब होता है मीनिंग का एक छोटा सा एस्पेक्ट। वेक्टर का हर नंबर ये बताता है कि वर्ड उस फीचर से कितना स्ट्रांगली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, किंग वर्ड का स्कोर हाई होता है ह्यूमन और रॉयल्टी पर, जबकि वुमन का स्कोर हाई होता है ह्यूमन और जेंडर पर। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी जरूरी है, ये सिर्फ एक सिंप्लीफाइड सिम्युलेशन है। रियल मॉडल्स रॉयल्टी या जेंडर जैसे ह्यूमन रीडेबल लेबल्स यूज नहीं करते, वो यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशंस, जो मॉडल खुद डेटा से सीखता है। लेकिन बेसिक आइडिया सेम ही रहता है। ये सारे नंबर्स मिलकर एक हाई डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट बनाते हैं। इमेज के राइट साइड पर आप इस आइडिया का विजुअलाइजेशन देख सकते हो। मैन, वुमन, किंग, क्वीन स्पेस में डॉट्स की तरह दिखते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। जो वर्ड्स मीनिंग में सिमिलर होते हैं वो स्पेस में क्लोज टुगेदर होते हैं। अब यहीं से चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि ये सब नंबर्स हैं, हम मीनिंग पर मैथ कर सकते हैं। इसीलिए ये फेमस एग्जाम्पल काम करता है, किंग माइनस मैन प्लस वुमन इक्वल्स क्वीन। इसका मतलब ये नहीं कि मॉडल जेंडर या रॉयल्टी को ह्यूमंस की तरह समझता है, बस इतना होता है कि वेक्टर्स के बीच के मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल तरीके से अलाइन हो जाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कनेक्ट करते हैं। स्लाइड में मेंशन्ड है कि GPT-3 एम्बेडिंग्स 12,288 डायमेंशंस यूज करती हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक वर्ड या हर एक टोकन 12,288 नंबर से रिप्रेजेंट होता है। इनमें से हर एक नंबर मीनिंग का एक टाइनी सा हिस्सा कैप्चर करता है, और जब ये सब साथ आते हैं तो लैंग्वेज का एक बहुत ही रिच और डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। ये एम्बेडिंग्स यूजुअली स्टोर होती हैं वेक्टर डेटाबेसेस में, जहां सिमिलैरिटी के बेस पर फास्ट सर्चिंग पॉसिबल होती है, जैसे सिमिलर वर्ड्स, सेंटेंसेस या डॉक्यूमेंट्स ढूंढना। इसीलिए जब आप चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछते हो तो ये सिर्फ वर्ड्स मैच नहीं करता, ये कंपेयर करता है इस हाई डायमेंशनल स्पेस में मीनिंग। इसी वजह से ये कॉन्टेक्स्ट, सिनोनिम्स और इवन एनालॉजीज भी समझ पाता है। तो सिंपल टर्म्स में बोलें, वर्ड्स नंबर्स बन जाते हैं, नंबर्स मीनिंग कैप्चर करते हैं, मीनिंग मैथ बन जाता है, और अब ये मैथ ही है जो मॉडर्न एआई को पावर करता है। अब चलिए बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में, जो चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स की लर्निंग का कोर होते हैं। न्यूरल नेटवर्क का आइडिया ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। लेफ्ट साइड पर आप एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन का डायग्राम देख सकते हो, जहां सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं कनेक्शंस के थ्रू, जिन्हें साइनैप्सिस कहा जाता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी ANNs इसी आइडिया का एक सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल वर्जन होते हैं। एक ANN के अंदर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं, इन्हें नोड्स भी कहा जाता है। हर न्यूरॉन अपने आप में काफ़ी सिंपल होता है। ये एक छोटा सा कैलकुलेशन करता है और फिर एक चीज़ अप्लाई करता है जिसे एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है कि न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को आगे पास करे या नहीं। आज के टाइम में सबसे कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन है ReLU, जिसका सिंपल मतलब होता है वैल्यू पॉजिटिव है तो पास करो, नेगेटिव है तो इग्नोर करो। न्यूरल नेटवर्क की रियल पावर सिर्फ एक न्यूरॉन से नहीं आती, ये पावर आती है मिलियंस या बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के एक साथ कनेक्टेड होने से। अब चलिए राइट साइड के डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले डेटा एंटर करता है इनपुट लेयर से। ये डेटा टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है या नंबर्स, जो पहले ही न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किए जा चुके होते हैं। उसके बाद डेटा फ्लो करता है मल्टीपल हिडन लेयर्स से। इन्हें हिडन लेयर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं देख पाते कि ये क्या सीख रही हैं,
लेकिन एक्चुअल इंटेलिजेंस यहीं पर डेवलप होती है। हर न्यूरॉन के बीच के कनेक्शन के साथ एक वेट होता है। वेट एक नंबर होता है जो नेटवर्क को बताता है कि कोई पर्टिकुलर इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है। आप वेट्स को नेटवर्क का स्टोर्ड नॉलेज भी समझ सकते हो। नेटवर्क इनपुट्स को वेट्स के साथ कंबाइन करता है, एक्टिवेशन फंक्शंस अप्लाई करता है और रिजल्ट को लेयर बाय लेयर आगे पास करता रहता है। आखिर में हम पहुंचते हैं आउटपुट लेयर पर, जहां नेटवर्क फाइनल प्रिडिक्शन देता है। इस एग्जाम्पल में आउटपुट एक प्रोबेबिलिटी है। डॉग 0.9, कैट 0.1, रैट 0.0। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क 90% कॉन्फिडेंट है कि इमेज एक डॉग है। अब सवाल ये आता है कि नेटवर्क एक्चुअली सीखता कैसे है। इसका जवाब है एक प्रोसेस के थ्रू जिसे बैक प्रोपगेशन कहते हैं। बैक प्रोपगेशन का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले नेटवर्क एक प्रिडिक्शन करता है, फिर उस प्रिडिक्शन को करेक्ट आंसर के साथ कंपेयर करता है और एरर कैलकुलेट करता है। ये एरर फिर नेटवर्क के अंदर लेयर बाय लेयर पीछे की तरफ भेजा जाता है। इस एरर के बेस पर वेट्स को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया जाता है ताकि नेक्स्ट प्रिडिक्शन और बेटर हो जाए। ये साइकिल यानी प्रिडिक्ट करना, एरर मेजर करना और वेट्स एडजस्ट करना ट्रेनिंग के दौरान मिलियंस या बिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट होती है। टाइम के साथ नेटवर्क पैटर्न्स को बहुत एक्यूरेटली पहचानने लगता है। अब इस कॉन्सेप्ट को लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कनेक्ट करते हैं। GPT-3 का लार्जेस्ट वर्जन 96 हिडन लेयर्स रखता है, स्टैक्ड ट्रांसफॉर्मर डिकोडर ब्लॉक से बना होता है और लगभग 175 बिलियन पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो मॉडल सीखता है, मोस्टली वेट्स और बायसेस। ज्यादा पैरामीटर्स का मतलब होता है ज्यादा कैपेसिटी, पैटर्न्स और नॉलेज स्टोर करने की ज्यादा पावर। इसीलिए जब आप चैट जीपीटी से बात करते हो, आप एक मैसिव न्यूरल नेटवर्क से इंटरैक्ट कर रहे होते हो, जो इनॉर्मस डेटा से लैंग्वेज के पैटर्न सीख चुका होता है इसी प्रोसेस के थ्रू। तो शॉर्ट में बोलें तो इंडिविजुअल न्यूरॉन्स सिंपल होते हैं, इंटेलिजेंस लार्ज स्केल कनेक्शन से इमर्ज होती है, लर्निंग होती है बैक प्रोपगेशन के थ्रू, और यही है मॉडर्न एआई की फाउंडेशन। अब चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। ह्यूमंस के लिए लैंग्वेज समझना ऑलमोस्ट एफर्टलेस होता है। जैसे ही हम कोई सेंटेंस सुनते हैं, हम तुरंत उसका मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट समझ जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स के लिए लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल होता है। कंप्यूटर्स नेचुरली वर्ड्स या आइडियाज़ को नहीं समझते, लेकिन एक चीज़ में वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, नंबर्स के साथ काम करना। और यही जो गैप है ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के बीच का, इसी गैप को ये स्लाइड एक्सप्लेन कर रही है। स्लाइड के सेंटर में आप एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हो, वर्ड एप्पल। हम ह्यूमंस के लिए एप्पल का मतलब तुरंत क्लियर होता है, या तो ये एक फ्रूट हो सकता है या फिर एक टेक्नोलॉजी कंपनी, और ये मीनिंग पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। ये कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस के लिए ईजी है, लेकिन ट्रेडिशनल कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए बहुत हार्ड। ओल्डर लैंग्वेज मॉडल्स टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड सीक्वेंस में प्रोसेस करते थे, लेफ्ट से राइट, एक के बाद एक। इस वजह से उनके लिए सेंटेंस के अंदर के लॉन्ग रेंज रिलेशनशिप समझना काफ़ी डिफिकल्ट था। ये प्रॉब्लम फंडामेंटली सॉल्व हुई साल 2017 में, जब गूगल का एक रिसर्च पेपर आया जिसका टाइटल था अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसी पेपर ने इंट्रोड्यूस की एक बिल्कुल नई आर्किटेक्चर जिसे हम आज ट्रांसफॉर्मर के नाम से जानते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स के पीछे का सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया है सेल्फ अटेंशन। चलिए इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। अटेंशन का मतलब होता है डिसाइड करना किस चीज़ पर फोकस करना है, और सेल्फ अटेंशन का मतलब होता है सेंटेंस का हर एक वर्ड उसी सेंटेंस के बाकी वर्ड्स को देखता है ताकि अपना मीनिंग समझ सके। इसका मतलब ये है ट्रांसफॉर्मर सेंटेंस को सिर्फ लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ता, वो पूरी सेंटेंस को एक साथ देखता है। एग्जाम्पल के लिए इस सेंटेंस को देखिए, आई बॉट एन एप्पल बिकॉज इट्स अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट। यहाँ वर्ड एप्पल ज्यादा अटेंशन देता है इन्वेस्ट और गुड आइडिया जैसे वर्ड्स पर, और कम अटेंशन देता है बॉट जैसे वर्ड्स पर। इसी वजह से मॉडल समझ पाता है कि यहाँ एप्पल का मतलब कंपनी है, फ्रूट नहीं।
मैथमेटिकली ये सब बहुत ब्यूटीफुली काम करता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और अटेंशन बन जाता है वेटेड कैलकुलेशंस उनका। इसीलिए स्लाइड के राइट साइड पर आप देखते हो कंप्यूटर्स लैंग्वेज में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन नंबर्स में एक्सेल करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स इसी गैप को ब्रिज करते हैं, लैंग्वेज को नंबर्स में कन्वर्ट करके, कॉन्टेक्स्ट लूज किए बिना। यही सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म फाउंडेशन है मॉडर्न मॉडल्स जैसे जीपीटी, बर्ट और जेमिनाई का। अगर आप विजुअल और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो जय अलमारर का इलस्ट्रेटेड ट्रांसफॉर्मर आर्टिकल एक एक्सीलेंट रेफरेंस है। और अगर आप ओरिजिनल रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो अटेंशन इज ऑल यू नीड आज भी एआई हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल पेपर्स में से एक है। तो शॉर्ट में समरी ये है, ह्यूमंस लैंग्वेज नेचुरली समझते हैं, कंप्यूटर्स नंबर्स समझते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स लैंग्वेज को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं अटेंशन के थ्रू मीनिंग प्रिजर्व करके। और यही कोर आइडिया है जिसकी वजह से चैट जीपीटी आप जो टाइप करते हो उसे समझ पाता है। अब चलिए बात करते हैं मॉडर्न एआई के एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड की। जनरली बिगर मॉडल्स बेटर परफॉर्म करते हैं। इस स्लाइड में ये आइडिया दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझाया गया है। एक साइड से मॉडल के न्यूरल कनेक्शंस और दूसरी साइड से ट्रेनिंग के लिए यूज हुआ डेटा का अमाउंट। सबसे पहले लेफ्ट साइड के चार्ट पर ध्यान देते हैं। ये ग्राफ टाइम के साथ साथ हर एआई मॉडल के न्यूरल कनेक्शंस दिखाता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये कनेक्शंस, जिन्हें पैरामीटर्स भी कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क के अंदर के एडजस्टेबल वैल्यूज होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल एक्चुअली इन्हीं पैरामीटर्स को ट्यून करना सीखता है। तो ज़्यादा पैरामीटर्स का मतलब होता है, पहला, पैटर्न स्टोर करने की ज़्यादा कैपेसिटी, और दूसरा, लैंग्वेज के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को बेटर समझने की एबिलिटी। टाइमलाइन में आप देख सकते हो GPT-1 से शुरू होके फिर BERT, GPT-2, T5, GPT-3, PaLM और फाइनली GPT-4 तक का सफ़र। और एक चीज़ यहाँ बिल्कुल क्लियर है, नंबर्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। GPT-1 के पास लगभग 100 मिलियन पैरामीटर्स थे, फिर GPT-3 ने एक मैसिव जंप लिया और पहुंच गया अराउंड 175 बिलियन पैरामीटर्स तक, और GPT-4 ऑलमोस्ट ट्रिलियन पैरामीटर स्केल के काफ़ी करीब दिखाया गया है। इस चार्ट में एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी दिया गया है बायोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ। नीचे आप देखोगे एंट ब्रेन और रैट ब्रेन, और ऊपर के एंड पर ह्यूमन ब्रेन, जहां एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग 100 ट्रिलियन न्यूरल कनेक्शंस होते हैं। अब क्लियरली समझना ज़रूरी है कि एआई मॉडल्स अभी भी ह्यूमन ब्रेन से स्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी में काफ़ी दूर हैं, लेकिन ये कंपैरिजन हमें हेल्प करता है ये विजुअलाइज करने में कि मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी तेज़ी से ग्रो हो रही है। अब चलिए राइट साइड के चार्ट पर आते हैं। ये ग्राफ दिखाता है ट्रेनिंग के दौरान मॉडल ने कितने वर्ड्स प्रोसेस किए। लैंग्वेज मॉडल्स ह्यूमंस की तरह एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, वो सीखते हैं बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पढ़कर। फॉर एग्जाम्पल, GPT-1 टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ वर्ड्स पर ट्रेन हुआ, GPT-2 और GPT-3 हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ वर्ड्स टेक्स्ट स्केल हुए, और GPT-4 और PaLM ट्रिलियन वर्ड रेंज में पहुंच गए। टॉप पर जो ग्रीन लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है टोटल ह्यूमन रिटन टेक्स्ट, और नीचे जो रेड लाइन है वो दिखाती है एक ह्यूमन अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितना टेक्स्ट पढ़ता है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत पावरफुल है। एक सिंगल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ह्यूमन के कंपैरिजन में हज़ारों गुना ज़्यादा टेक्स्ट प्रोसेस कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, GPT-3 को ट्रेन किया गया था लगभग 45 टेराबाइट्स ऑफ डेटा पर, और ये सिर्फ विकिपीडिया नहीं था, इसमें बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, कोड और बहुत कुछ शामिल था। फाइनली, नीचे जो विजुअल आप देख रहे हो उसमें बबल साइजेस मॉडल के ओवरऑल स्केल को रिप्रेजेंट करती हैं। टाइम के साथ आप क्लियरली देख सकते हो GPT-3, PaLM और GPT-4 कैसे प्रोग्रेसिवली और ज़्यादा बड़े होते गए। तो इस स्लाइड का कोर मैसेज सिंपल है, जैसे जैसे मॉडल साइज बढ़ता है वैसे वैसे कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। ऑफ कोर्स, सिर्फ बिगर होना हमेशा ऑटोमेटिकली बेटर होना नहीं होता। इसके साथ साथ बेटर ट्रेनिंग टेक्निक्स, बेटर डेटा और बेटर अलाइनमेंट भी उतनी ही ज़रूरी होती है। लेकिन हिस्टोरिकली ये स्केलिंग ट्रेंड, यानी ज़्यादा पैरामीटर्स प्लस ज़्यादा डेटा, ही एक मेजर रीज़न रहा है जिस वजह से आज चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स इतनी तेज़ी से इम्प्रूव हुए हैं। तो रैप अप करते हैं। चैट जीपीटी देखने में चाहे मैजिक जैसा लगे, लेकिन असल में ये वेल डिज़ाइंड आइडियाज़ की एक पूरी पाइपलाइन का रिजल्ट है।
सबसे पहले लैंग्वेज को टोकन्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उन टोकन्स को एम्बेडिंग्स के थ्रू नंबर्स में बदला जाता है। ये नंबर्स फिर मैसिव न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू फ्लो करते हैं, जो बैक प्रोपगेशन का यूज़ करके ट्रेन किए जाते हैं। इस पूरे सिस्टम के सेंटर में होता है ट्रांसफॉर्मर, जो सेल्फ अटेंशन का यूज़ करके कॉन्टेक्स्ट समझता है, यानी सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, ये डिसाइड करता है। और जैसे जैसे मॉडल्स और बड़े होते जाते हैं और ज़्यादा डेटा पर ट्रेन होते हैं, वैसे वैसे उनकी मीनिंगफुल लैंग्वेज जनरेट करने की एबिलिटी और बेटर होती जाती है। चैट जीपीटी इंसानों की तरह सोचता नहीं है, ये इंटेलिजेंटली प्रिडिक्ट करता है। और डेटा, मैथ और स्केल का यही पावरफुल कॉम्बिनेशन मॉडर्न एआई को पावर करता है।